नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग जीवन में बहुत बोलते हैं, वो कभी भी शांत बैठ ही नहीं सकते। उनके जुबान हमेशा चलती ही रहती हैं। वह हर वक्त कुछ ना कुछ बकबक करते ही रहते हैं और वो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन जो सच में बुद्धिमान होते हैं वो शांत रहते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि उन्हें कम से कम बोलना पड़े, लेकिन बेवकूफ इंसान बहुत बोलता है। वह कभी शांत नहीं रहता। वो अंदर से इतने चंचल होता है कि ना चाहते हुए भी वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है। ज्यादा बोलने की बीमारी अक्सर इंसान को मुसीबत में डाल देती है और कभी कभी तो ज्यादा बोलने से हम खुद को ही दुखी कर लेते हैं। इसीलिए हमें शांत रहने की आदत डालनी चाहिए। एक बार की बात है, पुराने जापान के सबसे भी और प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहता था, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित जैन मास्टर का शिष्य था। वो बौद्ध मठ में जैन मास्टर की सेवा करता और उनसे जैन की शिक्षाएं लेता था। वो उनका अभ्यास करता। वह नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वह जैन मास्टर के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन भी करता था। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता था। इसीलिए जैन मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। दिन जैन मास्टर ने अपनी उस शिष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम देने का निर्णय किया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्र को जितना जल्दी हो सके क्योटो शहर में रह रही इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। लेकिन याद रहे, किसी भी हालत में यह पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र का जल्द से जल्द इसकी सही मालिक तक पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का आदेश मिलते ही वह बिना एक क्षण गंवाए अपने काम में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए वह अपने घोड़े को तब तक तेजी से दौड़ता रहा जब तक वह एक बड़ी सी नदी के किनारे नहीं पहुंच गया, जिसे पार करने के लिए एक संकरा सा पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरी तरफ एक समुराई योद्धा अपनी तलवार लिए हुए, जिसने पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खा रखी थी, जो उस पुल को पार करेंगे उसको उससे लड़ाई करना ही पड़ता। अब तक मैं वहां से गुजरने वाले 99 लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था और अब वे यहाँ से गुजरने वाले आखिरी 100वें व्यक्ति का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसे युद्ध में मौत की नींद सुलाकर वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जैसे ही उस नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चलता है, सामुराई अपनी गरजती हुई आवाज में बोलता है, तुमने पुल पर कदम रख दिया है, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालते हुए वह चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख वह बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर बहुत डर गया। लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। वह समुराई से पत्र की महत्ता के बारे में बताता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह उसे उस पत्र को उसके गुरु तक वापस पहुंचा देने दे, और वह वचन देता है कि पत्र वापस करने के बाद वह जरूर उससे युद्ध करने वापस आएगा। वह उस समय उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। वह पूरे रास्ते भर उस पुल पर हुई घटना के बारे में सोचते सोचते वो कब आश्रम पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। आश्रम पहुंचते ही उन्हें तुरंत जैन मास्टर के पास जाता है और उन्हें सारी घटना के सुनाता है कि इस उम्मीद में कि मास्टर उसकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद मास्टर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे तुम एक समुराई योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको, इसीलिए तुम्हारी मौत निश्चित है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका जरूर बता सकता हूं। जब तुम उस पुल पर पहुंचो तो अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाना और अपनी आंख बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़ीढे होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है, तो यही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वह नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस बार वो अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का डर। जब वह उस पुल पर पहुंचता है जहां सामुराई उसका इंतजार कर रहा था, तो वह ठीक वैसा ही करता है जैसा मास्टर ने उससे कहा था। फिर वह अपने दोनों हाथों से तलवार को सिर के ऊपर उठाता है और आंख बंद करके
मौत के ठंडे तलवार का इंतजार करने लगता है। जब समुराई उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है तो मैं समझ जाता है कि जरूर यह भिक्षु जरूर किसी सच्चे महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी। उसने ध्यान से देखा, उसके चेहरे पर ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, मुझे मेरे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ करे और अपना शिष्य बनाए, ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कला सीख सकूं। मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हो गई। मेरे अंदर लड़ने की हिम्मत है, लेकिन शांत रहने की नहीं। आप मुझे शांत रहना सिखाइए। दोस्तों, वह बौद्ध भिक्षु हम हैं और वो लारकू वीर हमारे जीवन की सबसे विकट समस्या। कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब ऐसी परिस्थिति में हमें खुद को पूरी तरह से शांत रखने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर उस जवान भिक्षु ने उसके सामने अपने प्राणों की भीख मांगी होती या उसके सामने रोया होता, तो बहुत बड़ी संभावना थी कि समुराई उस पर हंसता और अगले कुछ ही पलों में उसे टुकड़ों में काट देता। या फिर अगर उस भिक्षु ने डरकर घबराहट और जल्दबाजी में समुराई पर हमला कर दिया होता, तब भी उसकी हार निश्चित थी। लेकिन उस नौजवान ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस समुराई का सामना किया और इतने उच्च कोटि के आदर्श जिनका परिचय दिया कि उस समय वो उस समय से भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप उसके सामने चुप हो गया, क्योंकि एक समुराई होने की वजह से उसने तुरंत यह महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी अधिक जैन का अभ्यास करने वाला है। इसीलिए कहते हैं, शांत रहना सीखो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। इस नौजवान की कहानी को याद रखना और जब भी कोई मुसीबत रूपी समुराई आपके सामने आए तो अपनी आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख आधी रात को शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान से लग रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा कि आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं तुम उसे ध्यान से सुनो, और ये चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिरी रात को सोने से पहले ही क्यों, और आखिरी 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वो चीज मिलेंगे जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियां सब कुछ तुम्हें मिलेगी। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव, आप जो बताएं मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर तो मेरी बातों को ध्यान नहीं सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क के असीम शक्तियां के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली तज अगर कोई वस्तु है तो है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। 1. कॉन्शियस ब्रेन, ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जगता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती।
अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन, कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित, स्टोर होने शुरू जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूं, आज मैं यह काम कल करूंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद सी से क्या तात्पर्य है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वो हमें बताइए। गुरुदेव ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वो गलत जानकारी किसी काम के नहीं होती, इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग, हैप्पी, बिलीव, सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज जो स्वतः चलती है, जैसे सांस लेना, देखना, पल के झुकना, हृदय की धड़कन महसूस करना, ये सभी चीज आपका सबकॉन्शियस मन कंट्रोल करता है। ये आपकी ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि सबकॉन्शियस मन से लाखों गुना ज्यादा है। सबकॉन्शियस मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तो अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से सुख, दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसीलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसे घटना के बारे में सपना देखते हो जिससे आप सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला, देखा या सुना होगा? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? उसने बोला, हाँ गुरुजी। उन्होंने बोला, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वो सारी चीजें को तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सपना, तुम्हारा बन साकार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस मन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम ये सोचो,
आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह ये आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूं जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूं जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती है। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपनी सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूं। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपनी सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूं। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम गुरुदेव ने बोला, अगर तुम रोज 5 मिनट तक ये बातें खुद को बताते हो तो हमारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।